हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं। चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आज हम लोग पार्ट ए का चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं। और चैप्टर 2 में हम लोगों को पढ़ना है दो ध्रुवीयता का अंत। क्या पढ़ना है? दो ध्रुवीयता का अंत। यानी दो ध्रुव जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, दूसरा विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो पार्ट में बट गई थी। वो दो पार्ट में जो बट गई थी दुनिया, उसका अंत कैसे हुआ, कैसे वो दो ध्रुव में जो बटा हुआ था, एक ध्रुव की तरफ था अमेरिका और एक की तरफ था रूस। तो जो दो ग्रुप में पूरा देश दुनिया बट गया था, उसका अंत कैसे हुआ उसके बारे में लोगों को पढ़ना है। जिसमें लिखा है कि दो ध्रुवता का अंत कैसे हुआ, यानी दो पार्ट में जो दुनिया बट गई थी उसका अंत कैसे हुआ, किस तरह से उसका अंत किया गया सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, ये हम लोगों को पढ़ना है इसके अंदर। चलिए इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं क्या करके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है? पहला एमसीक्यू क्वेश्चन बोल रहा है बर्लिन की दीवार कब बनी थी, यानी बर्लिन की जो दीवार थी वो कब बनी थी। तो बर्लिन की दीवार के लिए ऑप्शन दिया 1961, 1978, 1967 और 1965। तो याद रखिएगा बर्लिन की दीवार कब बनी थी? 1965 में बनी थी। कब बनी थी? 1965 में बर्लिन की दीवार बनी थी, याद रखना आपको। आगे बोलता है सोवियत संघ कितने गणराज्य को मिलाकर बना हुआ है। सोवियत संघ कितने गणराज्य को मिलाकर बना हुआ है? तो बोला है कि 18 गणराज्य, 15 गणराज्य, 19 गणराज्य या 12 गणराज्य। तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर बना हुआ है। कितने गणराज्य को? 15 गणराज्य को मिलाकर बना हुआ है सोवियत संघ। आगे लिखा है सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था। सोवियत संघ में कौन सी पार्टी का शासन था? कांग्रेस पार्टी, दूसरा क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी, रूसी पार्टी और इनमें से कोई नहीं थी। याद रखिएगा कि जो रूस है ना, चाइना जो है और नॉर्थ कोरिया, रूस रूस चाइना और नॉर्थ कोरिया, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की शासन होती है। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब है इनका काम होता है, ये कम्युनिस्ट लोग होते हैं। कम्युनिस्ट लोग क्या करता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करता है, ये मजदूर किसान गरीबों की बात करता है। तो याद रखिएगा कि सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? तो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। कोई दिक्कत है? रूसी कोई पार्टी नहीं होता है, कांग्रेस पार्टी वहाँ थी नहीं। तो हम लोग देखें किसका शासन था, तो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। सोवियत संघ में, सोवियत संघ में किसका शासन था? तो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। सोवियत संघ में शामिल देशों को क्या कहा गया? सोवियत संघ के अंदर जो शामिल देश थे उन्हें क्या कहा गया? तो याद रखिएगा जो देश अमेरिका के साथ है पहली दुनिया, जो सोवियत संघ के साथ है उसको दूसरी दुनिया, और तीसरी दुनिया वैसे लोग थे जो कि पंथ निरपेक्ष थे, गुट निरपेक्ष थे, किसी देश में शामिल नहीं थे। तो रूस के साथ जो शामिल वाले देश थे उसको दूसरी दुनिया, सेकेंड वर्ल्ड कहा गया। क्या कहा गया? सेकेंड वर्ल्ड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, यानी कब से सोवियत संघ टूटना शुरू हो गया? तो 1991 से, जब धीरे धीरे कोल्ड वार, जिसको हम लोग शीत युद्ध बोलते हैं, जैसे जैसे शीत युद्ध खत्म होते चला गया वैसे वैसे इसका अस्तित्व खत्म होते जा गया। तो 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1991 के बाद सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। बोलता है सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता किसे दी गई? सोवियत संघ जैसे टूटा तो उसकी अस्थायी सदस्यता जो थी, उसका अस्थायी सदस्यता किसे दे दिया गया सुरक्षा परिषद का? तो सोवियत संघ जब टूटा तो उसका मेन लीडर कौन था? रूस था। तो अस्थायी सदस्यता रूस को दे दिया गया, यानी आज भी। इसलिए सोवियत संघ गणराज्य जो बोलते हैं, उसके अंदर सबसे मेन लीडर कौन है? रूस है। आगे बोलता है बर्लिन की दीवार किसने गिराई थी? बर्लिन की जो दीवार थी, बर्लिन देश का नाम है ना, जहाँ की दीवार किसने गिराई थी, कैसे गिरा था? चलिए देखते हैं बर्लिन की दीवार किसने गिराई थी। तो बर्लिन की दीवार के बारे में बोल रहा है कि बर्लिन की दीवार किसने गिराई थी। तो जर्मनी ने गिराई थी, इटली ने गिराई थी, अमेरिका और चीन। तो बर्लिन की दीवार इटली ने गिराई थी। किसने गिराई थी? इटली ने गिराई थी, याद रखिएगा। बर्लिन की दीवार किसने गिराई थी? इटली ने गिराई थी। उसके बाद लिखा है अगला में सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन है सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा है, बिल्कुल। सोवियत संघ रूस में समाजवादी विचारधारा है। दूसरा, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व है, जी हाँ। जहाँ भी समाजवादी अर्थव्यवस्था है वहाँ पे उत्पादन के सभी साधनों पर किसका हक होता है? राज्य का हक होता है, याद रखिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या बोलती है कि उत्पादन के सभी साधनों पर किसका हक होगा? राज्य, मतलब वहाँ की सरकार का हक होता है। जनता को आर्थिक आज़ादी थी? नहीं, ये गलत है। जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी। यानी जहाँ भी समाजवादी अर्थव्यवस्था हुआ होता है वहाँ पे जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं होता है। सब कुछ सरकार के पास होता है। सब कुछ किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। तो यही बात गलत है, जनता को आर्थिक आज़ादी मिल ही नहीं सकता। जनता को आर्थिक आज़ादी कब, कौन से इकोनॉमी में मिलता है? तो जब हम लोग आर्थिक, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जनता को आर्थिक आज़ादी मिल जाती है। जैसा कि अमेरिका में जनता को आर्थिक आज़ादी है।
कि कोई व्यक्ति चाहे तो जितना पैसा चाहे उतना पैसा बना सकता है, उतना पैसा कमा सकता है। जनता को आर्थिक आज़ादी भारत में भी है कुछ लेवल तक, उसके बाद नहीं। लेकिन अमेरिका ऐसा देश है जहाँ पे जनता को आर्थिक आज़ादी है, वो जितना चाहे उतना पैसा बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। अब लिखा है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। जैसे सोवियत संघ टूट गया तो पहला जो सिलेक्टेड प्रेसिडेंट था, राष्ट्रपति था रूस का, वो कौन था। तो याद रखिएगा, जैसे ही टूटा सोवियत संघ, सबसे पहला जो राष्ट्रपति थे वो थे एलसीन। क्या नाम था? एलसीन। एलसीन पहले राष्ट्रपति थे, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। जब सोवियत संघ टूट गया उसके बाद पहले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का नाम क्या था? एल्त्सीन था। आगे बोल रहे हैं ब्रेजनेव देश के राष्ट्रपति थे, इसमें से कौन है? ब्रेजनेव देश के राष्ट्रपति कौन थे? ब्रेजनेव देश के राष्ट्रपति कौन थे? बोलते नहीं, सॉरी, क्वेश्चन बोल रहा है ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ब्रेजनेव जो है वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे, सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति थे। इंग्लैंड के भी नहीं थे, चाइना के भी नहीं थे, अमेरिका के भी नहीं थे। ये राष्ट्रपति थे सोवियत संघ रूस के। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो स्टालिन संविधान 1973, 1936, 1977, 1935। तो याद रखिएगा स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? 1936 में लागू। ग्लाउनोस्त और पेरेस्टोइका के मंत्र किसने दिए? ग्लाउनोस्त और पेरेस्टोइका के मंत्र किसने दिए? लेनिन ने दिए, गार्बोचोव ने दिए, ब्रेजनेव दीजिए और स्टालिन ने दिए। किसने दिए थे? तो याद रखिएगा गोरबाचोव ने। गोरबाचोव ने। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते थे? तो दूसरी दुनिया के देशों में वैसे देश आते थे जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक देश थे। ध्यान दीजिए, दूसरी दुनिया में रूस ना था, रूस किसका समर्थक था? समाजवादी देश था। रूस समाजवादी देश है तो इसलिए दूसरी दुनिया में कौन से देश आते थे? समाजवादी। पहली दुनिया में कौन आता था? जो विकासशील देश है। विकासशील देश को पहली दुनिया का देश बोला जाता था, जहाँ पे पूंजीवादी है। पहली दुनिया वाले पूंजीवादी, दूसरी दुनिया वाले समाजवादी। पहली दुनिया वाले पूंजीवादी, दूसरी दुनिया वाले क्या थे? समाजवादी। आगे लिखा है पूर्व साम्यवादी देशों में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई? ऐसा देश जो पूर्व बिल्कुल समाजवादी है, उस जगह पे कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई, कौन सा सिस्टम अपनाया गया? तो याद रखिएगा, ये तो सिंपल कॉमन सा चीज़ है, इसको कोई भी बता सकता है कि पहले जो व्यवस्थाएं थी उसमें समाजवादी में क्या अप्लाई किया गया। तो समाजवादी जो सिस्टम था उसमें क्या अप्लाई किया गया? उदारवादी पद्धति अप्लाई की गई। आगे बोलता है खुर्शचेव ने 1955 में किसे भारत का अभिन्न अंग बताया था? खुर्शचेव जो है किसे भारत का सबसे अभिन्न अंग बताया था? तो खुर्शचेव जो है भारत का अभिन्न अंग किसको बताया था? गोवा को, कि गोवा भारत का अभिन्न अंग है। गोवा भारत का अभिन्न अंग है, ये बताया था। अभी देखिए एक करके हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला क्या लिखा है कि सोवियत गुड्स में से सबसे पहला देश कौन था? पहला देश कौन सा देश अलग हुआ? से सोवियत संघ का जो गुट था उसमें सबसे पहला देश कौन था जो अलग हुआ? तो यूगोस्लाविया अलग हुआ था। याद रखिएगा पहला देश कौन सा था? यूगोस्लाविया अलग हुआ। और ये अलग होकर क्या किया था जानते हैं? ये अलग होके गुट पंथ निरपेक्ष, जिसको गुट निरपेक्ष बोलते हैं, जो नेहरू जी बनाए थे, उसके साथ आ गया था। याद रखिएगा यूगोस्लाविया। और यूगोस्लाविया में ही पहला जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो मीटिंग हुआ था वो यहीं पे यूगोस्लाविया में हुआ था। ठीक है। तजाकिस्तान में कितने सालों से गृह युद्ध जारी है? यह कब समाप्त हुआ? तजाकिस्तान में 10 सालों से गृह युद्ध जारी था और ये 2001 में समाप्त हुआ। गृह युद्ध का मतलब अपने घर में अपने ही लोगों से लड़ना। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन सा? सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गार्बोचोव था। याद रखिएगा सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति का नाम क्या था? मिखाइल गार्बोचोव। बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था? तभी तो हम पढ़े, बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने 1989 में गिराया था। पूर्वी जर्मनी के आम जनता ने 1989 में बर्लिन की दीवारें को गिरा दिया। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? बोलता है बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और समाजवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था के बीच विभाजन का प्रतीक है। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिम बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। ये जो दीवार था उसको पश्चिम बर्लिन से पूर्वी बर्लिन को अलग करता था, इसलिए आपसी विवाद होने के कारण दीवार को ही तोड़ दिया गया। आगे लिखा है
सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किन राज्यों ने की थी? सोवियत संघ को समाप्त करने की घोषणा कौन कौन किया था? तो चलिए 1991 में देखिए कौन कौन किया था। बोलता है 1991 में एल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के तीन बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। याद रखिएगा 1991 में कौन कौन घोषणा किया था? तो तीन बहुत बड़ा गणराज्य यानी तीन बहुत बड़ा देश है सोवियत संघ का, उसमें आता है रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ये तीनों ने घोषणा की थी संयुक्त रूप में कि हमें सोवियत संघ को समाप्त कर देना। आगे लिखा है ग्लास नाश्ते का क्या अर्थ होता है? ग्लास नाश्ते का अर्थ होता है खुलापन लाना। इस प्रक्रिया के तहत सोवियत संघ की व्यवस्था में खुलेपन की नीति अपनाई गई और शेष विश्व में उसके संपर्क को मौजूद करने का प्रयास किया गया। उसके बाद क्वेश्चन है भारत रूस मैत्री को किसी एक विशेषता का उल्लेख कीजिए। भारत रूस मैत्री का एक विशेषता, बोलता है भारत रूस मैत्री की एक प्रमुख विशेषता है दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमा पार आतंकवाद से निपटने की दिशा में प्रयासरत है। लगातार प्रयास कर रहा है कि जो भारत में सीमा आतंकवाद है वो सीमा आतंकवाद जो है लगातार धीरे धीरे कम हो, उसके लिए लगातार ये प्रयास कर रहा है। दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? तो दूसरी दुनिया कौन है? याद रखिएगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो उसके बाद दूसरी दुनिया किसको बोला गया था? सोवियत संघ को के अंदर जो ग्रुप थे, सोवियत संघ के अंदर जो देश शामिल होते थे उसे दूसरी दुनिया बोला गया था। क्योंकि सोवियत संघ सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों से चंगुल या मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की सामाजिक प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया और इन्हें समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। समाजवादी खान खेमे के देश या तो दूसरी दुनिया कहा जाता है। इस खेमे के नेता को समाजवादी सोवियत गणराज्य था। इस खेमे का जो नेता था उसका नाम क्या था? समाजवादी सोवियत गणराज्य। प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध की अवधि बताइए। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, और दूसरा होता 1939 से 1945 तक। याद रखना। सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल क्या थी? सोवियत संघ के की आदेशित अर्थव्यवस्था खराब हुई तब जब उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी। इस शर्त पर उन्हें ऐसी कोई भी मदद दी गई है कि वह उदारीकरण की नीति अपनाएं। इसी को आघात द्वारा उपचार यानी शॉक थेरेपी बोलते हैं। साथ ही बड़े बड़े सरकारी उद्यम निजी लोगों को सस्ते दर पर बेच दिया गया। इसी को गैराज सेल कहते हैं। देखिए दो चीज यहाँ पे, दो वर्ड है, एक है शॉर्ट शॉक थेरेपी और एक है गैराज सेल। गैराज सेल का मतलब होता है कि बड़े बड़े सरकारी बिजनेस को निजी हाथों में सस्ते दर में बेच देना, उसको बोलते हैं गैराज सेल। बड़े बड़े सरकारी उद्योगों को निजी हाथों में सस्ते दर में बेचना क्या कहलाता है? गैराज सेल कहलाता है। याद रखना इस चीज को, क्या कहलाता है? गैराज सेल। आगे पढ़ के देखिए कौन सा दिक्कत कर रहा है। मेरे ख्याल से सब आसान है। शॉक थेरेपी क्या होता है? फिर देखिए यहाँ पे शॉक थेरेपी क्या है। होता है समाजवादी पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के पुष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। एशिया मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवादी की ओर संक्रमण का जो विशेष मॉडल अपनाया गया उसे शॉक थ्योरी बोलते हैं। पूंजीवादी देश के साथ एडजस्ट करने के लिए जो अलग से मॉडल अप्लाई किया गया है उसी को हम लोग शॉक थेरेपी बोलते हैं। अब बोलते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? बोलते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? अगस्त 1990 में। याद रखिएगा प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? अगस्त 1990 में। इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा लेने करने के लिए अमेरिका की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र संघ की सहमति से इराक के विरुद्ध जो सैन्य अधिनियम चलाया गया उसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध के रूप में जानते हैं। इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका ने यह साफ कर दिया कि वह विश्व की अन्य देश के सैन्य क्षमताओं के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे है। इस युद्ध में अमेरिका को बहुत लाभ हुआ था। खाड़ी युद्ध अमेरिका करवाता है। देखिए ये सब ना बहुत क्या बोलते हैं उसको
कि हमारा मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर कब्जा है, हम अपना पावरफुल पावर दिखाना चाहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति पावर दिखाना चाहता है, अपना बहुमत दिखाना चाहता है, तो वो तरीके से ना दिखा के अगर युद्ध का रास्ता पकड़ता है और लगता है कि सब सर्वश्रेष्ठ हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं है। आगे लिखा है, किन कारणों से गोर्बाचोव को सोवियत संघ में सुधार करने के लिए बाध्यता किया गया। बोलता है कि जब मार्च 1985 में गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, उस समय देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, सारे अर्थव्यवस्था राज्य के हाथों में थी और देश में लोगों की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ने लोगों को स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए निजी अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करने का रास्ता अपनाया। गोर्बाचोव ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार के लिए ग्लानोस्ट पेरेड्राइज का नीति अपनाई। ग्लानोस्ट का अर्थ होता था खोलो और समाज को खोलो, और पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है आर्थिक नवनिर्माण। गोर्बाचोव की दृष्टि से गिरते हुए समाजवादी राज्य को बचाने का यही एक रास्ता है। नई विश्व अर्थव्यवस्था क्या है? बोलता सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा और धीरे धीरे रूस खत्म होता चला गया और धीरे धीरे विश्व व्यवस्था पर उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। 1991 के सोवियत पतन के बाद अमेरिका का वर्चस्व दुनिया पर और बढ़ता चला गया। इसी को नई विश्व व्यवस्था बोलते हैं। नई विश्व व्यवस्था 1991 के बाद डेवलप की गई है। वैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जैसे दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद नई व्यवस्था अमेरिका डेवलप किया और अमेरिका डेवलप करके ये दिखाया दुनिया को कि सुपर पावर सिर्फ हम हैं। ये चीज़ अमेरिका बताता है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? बोलता है अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। इराक ने कुवैत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। इराक को समझाने बुझाने के तमाम राजनीतिक प्रयास सफल नहीं हुए। यानी इराक जो है कुवैत पर कब्जा कर लिया और लगातार उसको लोग समझा बुझा रहा था मत कब्जा करो, लेकिन कोई भी अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग करने का निर्णय स्वीकार कर लिया कि चलो चाहे बाकी देशों से मदद लेके जबरदस्ती उसे खाली कराना हो, लेकिन कराना पड़ेगा, क्योंकि किसी देश पर कोई चढ़ जाएगा ठीक बात नहीं। 34 देशों की मिली जुली 6,60,000 सैनिक की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस सैन्य अभियान को ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बोला था। डेजर्ट स्टॉर्म मतलब क्योंकि वहाँ बालू ज़्यादा है ना, तो बोलता है कि बालू में ही लगो। तो ऐसी स्थिति में इसी को डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा फिर से कि इराक ने कुवैत पर जबरदस्ती उसके ज़मीनों पर हम कब्जा कर लिया। अब सारा लोग बोल रहा है कि कुवैत का ज़मीन छोड़ो, इराक को समझा रहा है कुवैत का ज़मीन छोड़ो, नहीं छोड़ने के लिए तैयार हुआ इराक। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या किया, 34 देशों की सेना मंगाया और 6,60,000 सैनिक के साथ इराक को क्या किया, हरा दिया और हरा के कुवैत को फ्री कर दिया। इसी पूरे ऑपरेशन को, जो ये ऑपरेशन था, इसी पूरे ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। याद रखिए इसी पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पास रहता है, तो कुछ क्वेश्चन आप ही पढ़िए, ज़्यादा अच्छा है। लॉन्ग में 3 क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है। अगले क्लास में फिर हम लोग थर्ड वाले चैप्टर में रहेंगे।